बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान चैंपियंस कप के 5 दिन मुकम्मल हो गए हैं। हाई वोल्टेज टाकरे जो हो रहे हैं, पहली इनिंग्स जो भी खेल रहा है एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब होता है। अभी 283 बनाए जी पैंथर्स ने, उसके जवाब में जो लायंस की टीम है वो पूरी की पूरी 199 रन पर ढेर हो गई है और इस तरह से 84 रन से पैंथर्स ने जो है वो शिकस्त दे दी और मुसलसल ये 2 मैचेस लायंस हार गए। शाहीन शाह अफरीदी इसके कप्तान है। अगर तो टीम कॉम्बिनेशन की बात कीजिए तो बहुत से सवालिया निशान इस पर भी उठते हैं। बहुत सी बात की जा सकती है, बैटिंग को देखी जाए, बॉलिंग को देखा जाए और जो ऑन फील्ड फैसले शाहीन अफरीदी की जानिब से लिए जा रहे हैं उस पर भी एक डिटेल डिस्कशन बनती है। इससे कबल हमने देखा, अगर उस पर बात की जाए टेबल पर, तो मार्कोस जो है वो जनाब टॉप कर रहे हैं। 2 मैचेस खेलने, दोनों जीते हैं और नेट रन रेट उनका 2.8 है। इसके अलावा पैंथर्स जो है वो 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे। उसके बाद स्टैलियंस की बात की जाए जिसमें बाबर आजम है, कप्तान तो हारिस है लेकिन बाबर आजम का जो जलवा है वो हमने कल फैसलाबाद के स्टेडियम में देखा है। क्या कमाल! ये एक टाइम था जब शाहिद अफरीदी हुआ करते थे और आउट होने के बाद स्टेडियम खाली होता था। कल हमने बाबर आजम का वो सीन देखा कि बाबर आजम जब आउट हुए तो स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया और जिस तरह से बाबर आजम स्टेडियम में जब इन हो रहे थे तो बाबर की सपोर्ट में जो बाबर के हक में आवाजें उठ रही थी वो बहुत से लोगों को वो आवाजें चुभी भी होंगी। उस पर भी बात करेंगे आज के शो में। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जिसके साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन किया और स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद सही साहब, बाबर आजम के बहुत बड़े फैन, आप खुद यहाँ पर बैठे। इसके बाद आकिब कुरैशी, और आकिब कुरैशी के माशाल्लाह बेटे जो हैं वो भी बाबर आजम के डाई हार्ड फैन है। तो अहमद से जान लेते हैं पहले। अहमद साहब, जिस तरह से कल जो 5 चौके मारे धानी को, उसके बाद उनके फेक अकाउंट से कुछ जो ट्वीट शेयर हुई हैं उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो क्या कहेंगे जो कल की परफॉर्मेंस बाबर के लिए आउट क्लास? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये खुशाइन बात है कि बाबर आजम जो है वो दोबारा स्कोर करना शुरू हुए हैं। बाबर आजम जो है वो अपने उस ग्रूव के अंदर वापस आना शुरू हुए हैं और मेरा ख्याल है कि जो क्लासी बैट्समैन होते हैं उनकी यही क्वालिटी होती है। और एक बड़ा जो खिलाड़ी होता है, एक ऑर्डिनरी खिलाड़ी और एक बड़े खिलाड़ी में ये फ़र्क होता है कि वो जब कम बैक करता है तो उसका कम बैक उसके सेट बैक से स्ट्रांग होता है और यही पैगाम दिया है बाबर आजम ने। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम उस तरह से कल क्लिक नहीं कर पाई है। बाबर आजम ने कल भी 45 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली, जिन 5 चौकों का आपने तज़किरा किया है शाहनवाज धानी के अगेंस्ट। उनको भी देख के वो लग रहा था कि बहुत कंफर्टेबली जो है वो इस पिच के ऊपर वो अपना जलवा जिस तरह से आपने कहा कि बखेर रहे हैं। और बाबर आजम, मेरा ख्याल है इस वक्त पूरी कौम से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बाबर आजम चूंकि पाकिस्तानी टीम का इस वक्त एलीट बैट्समैन है, तो बाबर आजम को जितनी सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत है, चूंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है, रन नहीं बन पा रहे हैं उनसे इंटरनेशनल सर्किट के अंदर, तो जितनी सपोर्ट की ज़रूरत बाबर आजम को इस वक्त है, मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को बाबर आजम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और बाबर आजम की इस बैटिंग को जो है वो इंजॉय भी करना चाहिए। तो एक बहुत शानदार बैटिंग बाबर आजम ने की। बहरहाल कमाल 45 रन की इनिंग्स खेली। ऑल्दो वो मैच नहीं जीत पाई उनकी टीम, लेकिन इससे पहले एक मैच जीते, उसमें बाबर आजम का कॉन्ट्रीब्यूशन था और इसमें भी जब उन्होंने 45 रन की गालिबन इनिंग्स खेली है, इनके अलावा जो भी दीगर बैटर्स हैं वो कामयाब नहीं हुए। आकिब कुरैशी, बाबर पर अभी भी बातें की जा रही है कि फ्लैट सरफेस है, बैटिंग हेवन जो विकेट बनाई गई है इस पर बाबर स्कोर कर रहे हैं। जैसी टफ कंडीशन आएंगी बाबर फिर से एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए हमजा, कल का जो मैच था वो यकीनन आपको, अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो स्कोर कार्ड देख के आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्कोर कार्ड नजर आ जाएगा। वहाँ पे सिर्फ बाबर आजम स्कोर करता है या उसके साथ रिजवान जो है वो डबल फिगर में दाखिल होता है। कल भी शान मसूद ने 19 रन बनाए, बाबर आजम ने 45 रन बनाए, उसके अलावा कोई डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। अगर बाबर आजम की बात करते हैं तो 45 बॉल पर 45 रन बनाए हैं। अगर इसमें से हम 20 स्कोर निकाल दें, 20 स्कोर 5 गेंदों पर बना, जो उन्होंने शाहनवाज धानी को 5 चौके मारे, 8 चौके टोटल उन्होंने मारे हैं। तो इस तरह उन्होंने 40 गेंदों पर तकरीबन 25 रन बनाए हैं। तो 40 गेंदों पर 25 रन, फैसलाबाद की ग्राउंड। बाबर आजम स्ट्रगलिंग बाबर आजम, ये वो वाले बाबर आजम नहीं है जो हम जानते हैं, ये स्ट्रगलिंग बाबर आजम है। तो ऑब्वियसली जिसना अभी अहमद ने कहा कि क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं, बाबर आजम रन करता है तो हमें पता चलता है स्कोर हुआ है, वो अगर नहीं करता तो ये वाली स्कोर कार्ड हमारे सामने आता है कि 105 पे टीम ऑन स्पोर्ट। भट्ट साहब भी वहां पर मौजूद थे और भट्ट साहब ने वो सारा माहौल देखा होगा। सलमान भट्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमजा। व्हाट्सअप, कल आपकी भी कुछ हम वीडियोस देख रहे थे, चंक्स देख रहे थे, जिसमें आप भी बाबर आजम को अप्रिशिएट करते दिखाई दे रहे थे। न सिर्फ आप बल्कि पूरा फैसलाबाद कल बाबर आजम के रंग में रंगा हुआ था। एक ही आवाज हमें सुनाई दे रही थी टीवी पर, बाबर की जो चैटिंग हो रही थी। क्या कहेंगे, बाबर का जो बुखार है वो मेरे ख्याल फैसलाबाद में भी सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, बाबर आजम पहले मैच में जब उन्होंने 76 रन की इनिंग खेली तो उससे अगर आप कंपेयर करें 45 की इनिंग को तो बहुत उससे ज्यादा स्मूथनेस थी, उससे ज्यादा वो फ्लो में लग रहे थे। ऐसा लगा कि जैसे फॉर्म ने अपनी जान पकड़ी है। और उसके बाद आपने देखा कि वो 5 बॉलों में 5 चौके, और जितने
खूबसूरती से और जितनी आसानी से उन्होंने वो शॉट्स एग्जीक्यूट किए हैं, इसका मतलब है कि जो बातें हम अक्सर प्रोग्राम में करते हैं कि जितना वक्त आप बीच में गुजारेंगे पिच पे, उतना ज्यादा आपकी फ्लो आएगी, उतना बैटिंग में रिलैक्स और इजी होते जाते हैं और फिर आपको सेट होके आपके लिए आसान हो जाती है गेम। तो वो फ्लो उनमें जरूर नजर आई, लेकिन सामने से जिस तरह विकेट गिरिंग है और जिस तरह इस कप के अंदर हो रहा है कि बैट्समैनों ने जो है वो अपनी गलतियों से आउट करके आउट हो रहे हैं, उनको बॉलर्स अभी इतना आउट नहीं कर रहे। आप अगर इस पूरी विकेट गिरती का एक पैकेज बनाए इस टूर्नामेंट का, तो आपको पता लगेगा कि 80% से ज्यादा विकेटें या शायद 90% से ज्यादा वो हैं जो अपनी गलत शॉटों की वजह से आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी फेज के अंदर जो एक सेट बैट्समैन होता है वो बार बार डिस्टेबलाइज होता है, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन में होता है जहाँ पे स्कोर करने की तरफ जा रहा होता है, उसे आसान लग रहा होता है, लेकिन उसको एक विकेट गिरने की सूरत में वापस लानी पड़ती है अपनी गेम। अच्छा, बट बाबर के साथ भी यही फेज हुआ है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम कल नहीं जीत पाई और अगेन वही आप वाली बात के नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई टिका नहीं है, उनके साथ देने वाला कोई नहीं था। और पाकिस्तान टीम में भी बाबर पर जब क्रूशियल टाइम आता था तो यही सूरत हाल होती थी, वहां पर बाबर परफॉर्म करते थे। आज का जो मैच हुआ बट साहब, क्या लगता है कंडीशंस आपके सामने है, ऐसा क्यों हो रहा है कि चेज करने वाली टीम मुसलसल नाकाम हो रही? 5 मैचेस में हमने देखा 300 प्लस भी पहली साइड ने किए बैटिंग साइड ने, उसके बाद चेज नहीं हुआ, जितना भी स्कोर होता है चेज नहीं हो पा रहा। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये बैट्समैन जो है वो अपना वक्त नहीं ले रहे क्रीज के ऊपर। देखिए, आपको 50 ओवर का जो मैच है उसमें आपको टाइम लेना पड़ता है। 50 ओवर के मैच में आप जो है हर वक्त तेज नहीं खेल सकते, आपका थोड़ा उतार चढ़ाव गेम का चलता है, कहीं पे आपको स्टेबलाइज करना पड़ता है, कोई विकेट गिरती है आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, कभी किसी बॉलर का अच्छा स्पेल चल रहा होता है, कोई एक एंड से अच्छी बॉलिंग हो रही होती है, तो आपने इवेंट्स के हिसाब से अपनी गेम को मैनूवर करना होता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि जो अंदर आता है वो आकर फ्रॉम द वर्ड गो अटैक करने की कोशिश करता है और इस कदर करता है कि अगर एक ओवर में 2-3 बाउंड्री मार ले फिर भी चौथी बाउंड्री मारने की कोशिश करता है, या ऐसे मौके के ऊपर शॉट मारने की कोशिश करते हैं कि जिस टाइम पर उस शॉट की जरूरत नहीं होती। और जब आप फोर्स करते हैं इशू को तो फिर आपकी विकेट गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि इस केस में क्लियरली हो रहा है। बिल्कुल। देखिए हमजा, इसमें एक फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पिछले 2-3 सालों से T20 क्रिकेट के बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट की बात हुई, इंटेंट की बात हुई, मेरा ख्याल है कि उसके ये असरात हैं जिसकी वजह से एक लाउबालीपन सा नज़र आ रहा है बल्लेबाजों के अंदर, और वो वहाँ पे जाके सेट हुए बगैर जिस मेथड के तहत 50 ओवर क्रिकेट खेली जानी चाहिए उस मेथड के तहत वो उसको खेलने में नाकाम हो रहे हैं। जब आप हदफ का दिफा कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ज़ाहिर है स्किल के साथ एक गेम प्लान भी चाहिए होता है, या वो गेम प्लान शायद मेंटोर्स की जानिब से डिलीवर नहीं हो पा रहा या उसके ऊपर शायद अमल नहीं हो पा रहा। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े टारगेट की दफा ऐसा हुआ, कल 232 रन का टारगेट जो है वो भी चेज नहीं हो पाया, और उसमें अगेन वही बात कि 2 प्लेयर थे जिन्होंने स्कोर किया, बाकी 9 के 9 जो है वो सिंगल फिगर में वापस आए। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है, उस लाउबालीपन का जिसका तज़किरा हम कर रहे हैं बार बार प्लेयर्स के अंदर वो नजर आ रहा है। और जितना ज्यादा लॉन्गर फॉर्मेट खेलते जाएंगे उतना ही ये ज्यादा पुख्ता होता जाएगा, और जितना इससे दूर होंगे ये परेशानियां मजीद बढ़ती जाएंगी। अच्छा, हमसे इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, आपको जो स्टैलियंस के मेंटोर हैं शुएब मलिक, इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, तो इनका जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ से स्टार्ट की थी वो उनका कहना था कि मैं अपने लड़कों को गेम अवेयरनेस देना चाहता हूँ। तो कल जो गेम अवेयरनेस स्टैलियंस की तरफ से नजर आई है वो बिल्कुल जीरो थी। शायद लड़कों ने नहीं समझा, जिस तरह मोहम्मद हारिस ने शॉट मारी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शॉट थी। हुसैन तलत जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल शॉट पे खेले, और जहाँ पे हमें क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे जाहिद महमूद को हमें लाजमी देना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जरा भी वो जो है वो ऑफ कलर नजर नहीं है। उसके बाद जो रिजवान जिस तरह विकेट लेने के बाद साथ जो स्लिप पे खड़े इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा को इशारा करते थे विकेट के बाद कि देखिए मैं तेन क्या सी थे आउट होना है, आउट होया है। तो मतलब वो एक प्रॉपर प्लानिंग नजर आई उसमें। फिर सलमान अली आगा, कल मुझे सलमान अली आगा नहीं लग रहे थे, वो तो हरभजन सिंह लग रहे थे जिस तरह वो गेंदे टर्न कर रहे थे। तो वहां पे जो दोनों स्पिनर्स ने 8 विकेटें हासिल की थी तो उनको ऑब्वियसली क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ गेम अवेयरनेस की जो हमारी क्रिकेट टीम में भी बात होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सी सिचुएशन में कहाँ पे क्या शॉट मारनी है। कल जो है स्टैलियंस के खिलाड़ियों ने वही किया, और जो बाबर आजम के 45 रन थे, जो एक अचानक से करिश्मा बना था उनका 5 चौकों वाला, धानी को जो मारे थे, वो सारों पे जो है वो पानी फेरा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कल के मैच में मार्कोर्स पे बट साहब बात कीजिए, फखर जमान हमने देखा पहले मैच में भी नाकाम रहे, उस तरह से स्कोर नहीं कर पाए कल फिर से, तो फखर जमान को भी उसी कैटेगरी में लेके जाएं कि स्टे करना नहीं चाहते, विकेट पर रुक कर बॉल देकर खेलना चाहते, जल्दबाजी का शिकार है? हमजा, आप कल के मैच की बात कर लीजिए, आप किसी भी मैच की बात कर लीजिए, आप किसी प्लेयर की बात कर लीजिए,
मुझे 3 डिसमिसल बता दें इस टूर्नामेंट में अभी तक जिसे बॉलर ने आउट किया, सिर्फ 3 बता दें। कोई आपके पास स्टैटिस्टिशियन भी बैठे हैं बिल्कुल, और आपके पास आकी भी बैठे हैं जो पल पल की खबर दे रहे हैं कि 3 बैट्समैन ऐसे बता दें जिनको बॉलर ने आउट किया। ये तो सभी के सभी जो हैं वो अपना इंटेंट कितना इस कदर दिखा रहे हैं कि वो मैच की सिचुएशन से ही कह लीजिए कि बेखबर है कि अभी जिस काम की जरूरत नहीं है वो काम कर रहे हैं। और ये साइन है मैच्योरिटी ना होने का, या ऐसा समझ लीजिए कि T20 क्रिकेट की ज्यादती और जो गलत इंफॉर्मेशन डाउनलोड हुई है उस सूरत में जो लोग आ गए पाकिस्तान क्रिकेट में जिन्होंने आके इंटेंट और स्ट्राइक रेट की बातें इस कदर कर दी, बच्चे हैं अब उनके लिए वही 50 बन गया और वही 100 बन गया और वही मैच की विन बन गई है, चाहे उसके रिजल्ट में आप मैच हार जाए। इसकी प्राइम एग्जांपल है कि जो कल हारिस ने अपना आफ्टर मैच इंटरव्यू में कहा है, उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मार के। उसने कहा देखिए हम चाहे 350 चेज करें चाहे हम 200 चेज करें, बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। आप दूर की शॉटें खेल के आउट हो रहे हैं और ऐसा कॉन्फिडेंस है गलती के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि हम दोबारा ऐसे ही करेंगे, और वो कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को चेक कर रहे थे और अब हमें पता लग गया। यानी आप ये टीम को चेक कर रहे थे, पहला मैच हार गए, चेकिंग में दूसरा मैच हार गए। भाई ये टूर्नामेंट चल रहा है, एक टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें जीतने के अंदर भी आपके शो होते हैं और वही स्किल्स हैं जो आगे जाके काम आने हैं। जो आप बातें कर रहे हैं वो तो मौके से रिलेट ही नहीं करती। यानी कि आपको जरूरत है 5 का रन रेट चाहिए मैच जीतने के लिए, और आप विकेट गिरी और आप अंदर आए। मैं हारिस की अपनी बात कर रहा हूँ कि वो उस मौके पे अंदर आए जब एक विकेट गिरी, बाबर के सामने वो खड़े, अब वो आके पहली बॉल पे स्वीप मारे जब रिजवान ने वो बड़ी आउटस्टैंडिंग ट्राई की लेग साइड के ऊपर जाकर। बिल्कुल, तो ये वो सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि ये तो बेखबर हैं। मतलब जिस चीज की जरूरत है उसको ना वैल्यू कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मैच हार गए हैं उसके बाद क्या बात करनी है वो उधर भी कह रहे हैं कि नहीं यही ठीक था। इसका मतलब है कि जो कुछ डाउनलोड हो चुका उनके जहन में, जो फीड कर दिया गया है, वो तो इररेलेवेंट है, वो तो उस जगह के लिए है ही नहीं जहां हम पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, इसमें जो है देखें आप और ये एक सेकंड आके जी ये कोई मेंटोर्स ने कोई 2 दिन में फीड नहीं कर देना, या उसको 2 दिन में इसको रीसेट नहीं कर सकते। जैसे हम बात बार बार करते हैं स्पोर्ट्स फिक्स में कि ये लंबा काम है और ये आपको ग्रास रूट से करना पड़ेगा। आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने करिकुलम में ऐड किया क्रिकेट को, किसी वजह से किया है, बिल्कुल बॉटम पे गए हैं वो बच्चों के पास। तो हमारी भी जो है ना, एक कह लीजिए कि एक सर्टन पैच ऑफ क्रिकेटर जो है ना वो इस वायरस का शिकार हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। सलमान भाई ये बताइएगा, अभी तक जो 5 मैचेस हुए हैं आप वहां पे देख भी रहे हैं, एनालिस्ट भी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बड़ी क्रिटिकल आई रखते हैं आप क्रिकेट पे और वहां पे भी, क्या आपको लग रहा है कि हमें कोई इस तरह का कोई एक लड़का जो पता चल सके अगर उस पर हम मेहनत करें तो कोई हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट निकल सकता है? देखिए प्रोस्पेक्ट्स तो हैं। अब्दुल समद ने जिस तरह की बारी ली, कल मैं पहले मैच की बात नहीं कर रहा था, जब वो आए थे सिचुएशन फर्क थी, तेज बॉलर लगे हुए थे, उस दिन उन्होंने खेला इंडियन पेसर्स को और स्पिनर्स को। लेकिन कल जितने आराम से वो हारिस रऊफ को और दूसरे फास्ट बॉलर को खेल रहे थे जो 140 प्लस वाले हैं, वो बताता है कि उसके पास वक्त भी है, उसकी टेक्निक भी डिसेंट है, और अगर उसको आप सही तरह उसको एक्सपोजर देंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वो एक एसेट है जो 5वें 6वें नंबर पे आपको काम दे सकता है। इसी तरह एक लड़का कासिम अकरम है, वो खैर काफी देर से है इस सर्किट के अंदर, लेकिन आपने उसकी भी बारी देखी, फील्डर भी वो अच्छा है, बॉलिंग भी डिसेंट करता है। तो प्रोस्पेक्ट्स तो हैं आपके पास, डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स हैं। अभी कुछ लड़के ऐसे हैं जो फिटनेस इश्यूज की वजह से इसका हिस्सा नहीं है, जैसे रमीज ने टॉप आउट किए हुए हैं स्पिनर्स में, इसी तरह 1-2 और लड़के हैं जो विकेट कीपर है एक। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो नजर आता जाएगा आपको इन मैचेस में आगे आगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज आपको नजर आई है वो ये आई है कि हमें 50 ओवर खेलने का जो तरीका है उससे हम गैर आशना है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी आ गई है जो सूटेबल नहीं है इस फॉर्मेट के लिए, और इसकी जरूरत हमें जल्द अज जल्द इसलिए है कि चैंपियन ट्रॉफी है चंद महीने में, और वो इस फॉर्मेट के ऊपर होनी है। एग्जैक्टली जी हम सही सब। अच्छा, मैं अंदर 2 पॉइंट क्विकली अगर ऐड कर दूं, यहाँ पे जो अभी बात हो रही थी मोहम्मद हारिस के पोस्ट मैच इंटरव्यू के, देखिए बेंच स्ट्रेंथ तब चेक होती है जब आपकी जो स्टार्टिंग 11 है वो क्लिक कर रही हो। आपके तो स्टार्टिंग 11 क्लिक नहीं कर रही, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वही आपसे इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो फिर बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने को चेक करने की नौबत क्यों आ गई? दूसरी बात यह है कि जिस तरह से यंग टैलेंट की बात हो रही है, तो मैं
स्पोर्ट्स लीग्स के इस प्लेटफॉर्म से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरी कौम से कि ये जो ट्रेंड हमारे यहाँ सेट होता है कि कोई प्लेयर आके एक इनिंग खेल दे, कोई प्लेयर आके 2 अच्छी आउट कर दे, तो उसके जो है वो रील्स बनना शुरू हो जाती हैं, उसकी वीडियो बनना शुरू हो जाती हैं और फौरन ये डिमांड शुरू होती है कि इसको डायरेक्ट कौमी टीम के अंदर लेकर आए। अब्दुल समद हो, फैसल अकरम हो, जिस तरह और भी यंग जो क्रिकेटर यहाँ पे आ रहे हैं जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है, तो गुजारिश ये है कि जितनी ज्यादा इनको 4 डे क्रिकेट मिलेगी उतना ही ये नरिश होकर ऊपर आएंगे। इसलिए इस ट्रेंड को अब मेरा ख्याल है कि कौम को तर्क कर देना चाहिए कि एक इनिंग की बुनियाद पर जो है वो लोग ये डिमांड करना शुरू कर दें कि इसको डायरेक्ट जो है वो कौमी टीम के अंदर लेकर आए, कौमी टीम के सर्किट का। बिल्कुल ऐसा ही। आकिब, क्या पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे आप? इसमें जो भी बात की ना अहमद ने अब्दुल समद वाली, देखें अब्दुल समद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पहले मैच में भी और बड़े टिपिकल एक मेच्योर किस्म के बैट्समैन लगे हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आप सब इख्तलाफ भी कर सकते हैं इसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की कि मैं नंबर जो है मुझे जहां पर मर्जी दे दें। आपका पहला मैच है, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप उस परफॉर्मेंस के बेस पे जो है अगले मैच को अच्छा खेलें और आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए। ठीक है, जो मीडिया मैनेजर होता है वो लड़कों को कहता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अगर मुझे मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं होता तो मैं इनकार कर देता कि यार मैंने अभी नहीं आना, मैंने ज़रा परफॉर्मेंस अच्छी दी है, मेरा बल्ला बोलेगा ज़ुबान के बजाय। तो हमारे लड़कों को ये देखना चाहिए। आप इफ्तिखार को उठा के देख लें, उनको नंबर की शिकायत रहती है, जिस लड़के को देख लें उनको नंबर की शिकायत रहती है कि मेरा नंबर फिक्स नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह के जो नौजवान लड़के हैं इनको यकीनन आना चाहिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब चेयरमैन पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वीएन है उसमें यह है कि इधर से नए लड़के निकलेंगे। मेरा सवाल ये है, सलमान भाई भी इसमें बता सकते हैं कि अगर नए लड़के ना निकले और उन लड़कों ने परफॉर्म किया, आमिर यामीन ने परफॉर्म कर दिया, इमामुल हक ने परफॉर्म कर दिया, जो पुराने काफ़ी अरसे से खेलते आए हैं, क्या यही लड़के दोबारा टीम में आएंगे? तो अगर यही लड़के हमारे दोबारा टीम में आएंगे तो मेरा ख्याल है ये चैंपियंस कप कराने का जो मकसद है वो अचीव नहीं करेगा जो इसका कराने का मकसद है। हाँ, नए टैलेंट को हमें लाना चाहिए, लेकिन अगर फिर वही बात इस परफॉर्मेंस चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस की बेस पे टीम को सिलेक्ट किया गया जो हमारे वनडे की है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या आगे, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती हो जाएगी। नए लड़कों को नॉरिश करना चाहिए और उसके साथ हमारी बॉलिंग लाइन के लिए स्पेशली मैं बात करूंगा। एक्सक्यूज मी आकिब, जी आप कह रहे हैं कि नए लड़के को एक परफॉर्मेंस पे या थोड़ी परफॉर्मेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टीम में आपको सारे नए लड़के चाहिए। नहीं, तो बड़ी कमाल बात है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि फिर इसी परफॉर्मेंस की बेस पे नेशनल टीम में भी नहीं लाना चाहिए। नहीं नजर आए तो ऐसा तो नहीं होता। आपको 1 से 2 प्लेयर ब्लड इन कर सकते हैं मैक्सिमम, तो बड़ी आदत 2 से 3, वो भी एग्जैजरेटेड नंबर है। यानी एक एरा होती है प्लेयर की। अगर इमाम या XYZ बाबर या कोई भी लड़का अभी परफॉर्म कर देता है या रीगेन करता है अपनी फॉर्म को, तो आपको उस ब्रैकेट में तो नहीं नजर आना चाहिए ना कि नया है या पुराना है। उसका तो अभी टाइम चल रहा है ना, तो वो उनमें है जो 35 से ऊपर चले गए हैं, ना वो उनमें है जो अभी आए खड़े हैं। तो उस मटेरियल को आपने जाया तो नहीं करना ना, बिल्कुल आपने उसको लेकर चलना है। और जो यंगस्टर्स हैं वो ब्लड इन होने हैं स्लोली एंड स्लोली। हरगिज इस तरह के टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि आप सारे नए प्लेयर खिला देंगे। इससे आपने मार्किंग करनी है, हेड हंटिंग करनी है, इससे आपने बेंच स्ट्रेंथ स्लोली बिल्ड होगी, इधर आइडेंटिफाई होंगे, फिर एकेडमीज हैं, फिर शाहीन है, फिर ए टीम है, स्टेप वाइज है। बल्कि कई तो ऐसे होंगे जैसे आपने पहले कहा ना कि इनको फर्स्ट क्लास खिलाओ, अभी इनको अभी आप सीजन पूरा खेलने दो, इनको पूरा साल देखो ये क्या करते हैं, डिफरेंट पिचेस पे क्या करते हैं, डिफरेंट बॉलिंग के खिलाफ क्या करते हैं, फिर इनको दूसरी जगह टूर पे भेज के देखो। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरे प्रोसेस को फॉलो होना चाहिए। एक टूर्नामेंट जो है वो अभी तो ये बता रहा है टूर्नामेंट के 50 ओवर खेलने ही मसला है हमारे लिए। अभी तो इसकी जो बॉटम लाइन है अभी तक की वो तो ये है कि 50 ओवर खेलने मसला है, चेस का हमें आइडिया नहीं है। अगर हम 30-40 कर लेते हैं तो बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उसको। किसी ओपनर ने अभी तक पहले 10 ओवर सर्वाइव नहीं किए सिवाय इमाम के, 2 दफा उसी ने किए हैं। हर ओपनर पहले 10 ओवर में आउट हो रहा है। तो अभी तो इससे बहुत सारे आपके मसाइल जो है ना वो सरफेस हो रहे हैं जिनको आपने एड्रेस करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक वापस आएंगे तो भट्ट साहब से जानेंगे कि यहाँ पर जो कप्तानों का जो कैलिबर चेक किया जा रहा है, आया ये वो 5 कप्तान हैं जो आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक कप्तानी में जो सिवाय अगर बात की जाए रिजवान की, दीगर जो कप्तान है ना वो उस तरह से तगड़े दिखाई नहीं दे रहे। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान चैंपियन कप के हवाले से, जिसमें उम्दा परफॉर्मेंस रह रही है। अगर एवरेज ऑन एवरेज देखा जाए तो तमाम खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड सेकंड जो बैटिंग करने वाली टीम है वो थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार है। कप्तानी की बात करना चाह रहा था मैं कि इन 5 टीमों में कप्तान जो बट साहब आपको कौन सा ऐसा कप्तान जो स्टैंड आउट करता दिखाई दे रहा है, जो आगे चल के पाकिस्तान नेशनल टीम को जो है वो लीड कर सकता है? देखिए, क्लियर विजिबल है कि प्लान, एग्जीक्यूशन और इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है उसमें रिजवान स्टैंड आउट कर रहा है एज अ ऑन फील्ड कैप्टन। ठीक है, वो आपको उसकी स्ट्रेटजीज जो है ना बड़ी क्लियर हेडेड नजर आती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि उसकी टीम भी बैलेंस्ड है। वो मिसबा ने टीम भी अच्छी बनाई है, उसमें सारे कंपोनेंट्स मौजूद है जिनको वो इस्तेमाल कर सकता है। रिसोर्सेज हर किस्म के हैं। नंबर 5-6 की बैटिंग देख लें, उनकी फास्ट बॉलिंग देखें, स्पिनर्स देखें आप उनके, और आपको नजर आता है कि एक टीम जैसे कॉम्पैक्ट, एक पूरी है ना, एक आंसरेबल टू ऑल कंडीशंस, इस तरह की आउटफिट है वो। तो आई थिंक वो स्टैंड आउट करता है। शादाब ने पिछले 2 मैचेस में थोड़ी कह लें कि उसने भी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो वो खुद बॉलिंग कर रहा है और उस पूरी करने की कोशिश कर रहा है। साथ में उसने जो है ना एडवर्स पोजीशन से 2 दफा वो मैच जीते, यानी कि एक दफा स्कोर लो डिफेंड किया और दूसरी दफा कह लें कि जो मिडिल ओवर्स के अंदर जो पार्टनरशिप लगी है उन्होंने उनको आगे लेकर गए हैं। तो वो एक अच्छी स्पिरिट उस टीम के अंदर भी नजर आई है। अच्छा बट साहब, अभी आपने मिसबाह-उल-हक की बात की तो वकार यूनुस इतने एक्सपीरियंस है, क्या ये पर्चियां डाल के लायंस की टीम बनाएगी? जो पर्ची निकल आई उसी के तहत टीम अनाउंस कर देगी? क्योंकि इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन उस तरह का अप टू द मार्क नजर नहीं आ रहा। जी, ऐसा है कि अभी हमें ये मैकेनिज्म नहीं पता कि किस तरह से टीम बनाएगी, क्योंकि अगर ये ड्राफ्टिंग से बनी है तो हर टीम के पास तकरीबन सिमिलर रिसोर्सेज होने चाहिए थे, चाहे लड़के फर्क होते, लेकिन हर कैटेगरी का प्लेयर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पीसीबी ने कोई ऐसा सिस्टम रिवील नहीं किया जिसके तहत इन्होंने ये टीम्स बनाई हो। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। और साइम अयूब की जो जिस तरह से हम बात करना चाह रहे थे कि साइम अयूब दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए हैं, क्या समझते हैं आप? पीएसएल में इन्हीं बॉलर्स को साइम अयूब मारते रहे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी हमने देखा इन्हीं बॉलर्स की अच्छा लाठीचार्ज करते रहे, लेकिन इस जगह पर क्या हो रहा है? और ये जो एक उन्हें शॉट ले दे गई है, इसी के बलबूते पे वो उनको इतनी हाइप मिली और अब वही उनकी नाकामी का सबब है। इस पर कोई बैठक होनी चाहिए साइम अयूब के साथ, कोई सीनियर्स की, कि उसे समझाएं, बताएं, या फिर वो समझना नहीं चाहते? देखिए, अब जाहिर है मेंटोर्स के साथ 10 कोचेज हैं और आई एम श्योर कि उनमें से सभी लोग इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करते होंगे, हमदर्दी के तौर पर भी बताते होंगे और कंसर्न के तौर पर भी बताते होंगे, क्योंकि उस टीम का प्लेयर है, वो कुछ करेगा तो टीम का फायदा होगा। यंग टैलेंट है, अफसोस होता है देख के, यानी कि वो देखते ही नहीं है कि यार मैं, चलो दूसरे तो आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मैं कितने मैचों से फेल हो रहा हूँ, मैं वक्त ले लूँ, मैं ओवर खेल जाऊँ, मैं आज 50 बॉल है तो पहले खेलूँ ना, चाहे उसमें मैं 35 रन करूँ, उसके बाद मैं सेट होकर देखूंगा मैंने क्या करना है। क्योंकि अगर आप सेट होते हैं और एक ओवर में आपके 3 से 4 बाउंड्रियां लगती हैं, आपके जो रन है वो बॉलर से ज्यादा लगते हैं। एक ओवर ऐसा और लगता है तो आपकी जो सिंपल नॉक होती है वो वाटर नॉक बन जाती है। लेकिन वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ये लड़के वो पूरा ही नहीं करते, ये उससे पहले ही बेसब्रे हो रहे हैं। और आई थिंक ये जैसे पहले बात हुई है ना कि फर्स्ट क्लास के सीजन का रगड़ा, लंबी बारियां, टारगेट करके लंबा लंबा खेलना, ये ग्राइंड से जब तक नहीं गुजरेंगे खाली ऐसे खेल के बात नहीं बनेगी। जी हम साहब, देखिए मैं सिर्फ साइम अयूब से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि अगर गलती भी करनी है तो कोई नई गलती करें। आप बार बार एक ही शॉट मार के आउट हो रहे हैं, आपके सामने उनकी जो है वे स्क्रीन के ऊपर विकेटें भी चल रही होंगी, एक ही गो टू शॉट है जिसको मारने के चक्कर में वो बार बार आउट हो रहे हैं, हर बॉल को वहीं धकेल रहे हैं। और यहाँ इस टूर्नामेंट के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक शॉट उन्हें मारा जिसमें वो बॉल को देख ही नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि एक अच्छी रील आ जाए और एक अच्छा जो है ना वो सोशल मीडिया कंटेंट जनरेट हो जाए। तो जब तक इस जहनीत से बाहर नहीं आएंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि आप कोई बहुत अच्छा डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकेंगे और बहुत लंबा अरसा आप टीम में भी नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा बट यहाँ पर एक बात कहूंगा कि ये सारे प्लेयर्स के सामने एक मिसाल है कि बाबर आजम कितना कंसिस्टेंट है, उसकी टेक्निक भी अच्छी है और वो जिस कंटेंट और रील की ये बात करते हैं उसके मुकाबले में वो जिस कंटेंट का हिस्सा होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो उसकी जो बुनियाद है वो करेक्ट खेलने की बेसिस है ना। तो अपने लिए अगर जो वो फ्लैशी रील्स भी चाहते हैं उसके लिए भी एक प्रोसेस से गुजरेंगे तो उस मुकाम तक पहुंचेंगे ना। विदाउट रन किए तो कोई फ्लैश नहीं होने लगा, वो तो एक शॉर्ट वाइल के लिए होता है और उसके बाद फिर बंदा गायब हो जाता है।
बिल्कुल इस तरह है। अच्छा जी, थोड़ी सी बात है जाहिद पर कर लीजिए। जिस तरह से कल का कमाल का फाइफर उनका रहा है, बट सब कंडीशंस हेल्पफुल रही उनके लिए या फिर वाकई अगेन वही आप वाली बात कि कोई एक विकेट है जिसमें बैटर्स जो बॉलर ने आउट किया, तो इसमें भी इसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा। उन्होंने जो फाइफर लिया उसमें भी बैटर्स ही की गलतियां। देखिए वो अपनी जगह पर, लेकिन जाहिद से क्रेडिट तो जाहिद को देना पड़ेगा ना। जाहिद ने अच्छी बॉलिंग की, विकेट बॉलिंग की। आप देखें उन्होंने स्लिप भी रखी, बॉल स्पिन भी किया, उसके साथ फ्लिपर्स भी किए, उसने फिर एंगल्स भी यूज किए, तो खासी उसने भी कोशिश की और उसके कह लीजिए कि प्रेशर क्रिएट किया। और ये जो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया वहां पर, उससे उसने भी बैटर्स को गलतियां करने पे मजबूर किया। लेकिन ये तो मतलब एक कह लीजिए कि एडेड है ना कि उनकी जो कह लें कंडीशन से ज्यादा बैट्समैनों ने हेल्प की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है। अच्छा बट साहब जरा कंडीशंस पे आ जाए। विकेट किस तरह का है, क्या बैटर बॉलर दोनों के लिए हेल्पफुल है? और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, दिन रात में कुछ चेंजेस आ रही है। डेफिनेटली एक विकेट अगर मुसलसल यूज जिस तरह से होती है 2-3 कंडीशंस में, तो वो फर्क तो पड़ता है। तो दोनों के लिए हेल्पफुल है समझते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि पिचेस अच्छे बने हैं। पिचेस पे फास्ट बॉलर स्कोरली और मूवमेंट भी मिल रही है, स्पिनर का बॉल स्पिन भी हो रहा है, और जो बैट्समैन विकेट पे वक्त गुजार रहा है उसके रन भी हो रहे हैं, उसके शॉट्स भी लग रहे हैं। हर मैच में बड़े बड़े छक्के भी लगते हैं, चौके भी लगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा क्रिकेट पिच है। और मैं आपको बताऊं, जब आज उमैर बिन यूसुफ ने 3-4 बाउंड्रियां मारी और इतनी अच्छी आवाज बैट से आ रही थी, बॉल जब लगता था, तो गैरी और मैं उस वक्त कमेंट्री में थे, तो गैरी कर्स्टन ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी भी बैटिंग करूं जाके, इतना अच्छा पिच है। अच्छा, तो आपको इससे बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि पिच किस किस्म का है। अच्छा जरा ये वो तो एक चंक हमें बता देना। हमने जो देखा ऑन स्क्रीन, तो देखा जिस तरह से जो बातें हुई गैरी के साथ, जो हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कुछ इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या वो सारी रिक्वेस्ट या कोई इस्लाह की बातें गैरी से हुई आपकी? देखिए बिल्कुल, मैंने उसे पाकिस्तान के वाइट बॉल की प्रेपरेशन के बारे में पूछा। चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करके आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट कैसी होगी, आपके की प्लेयर्स जो हैं उसमें आप किसको प्रिजर्व करना चाहेंगे। गिलेस्पी आपके टेस्ट के कोच हैं और टेस्ट क्रिकेट भी 9 टेस्ट मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो जाहिर है वो वर्कलोड भी है और उसमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, तो उनको आप कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी जरूरी है। और फिर उन्होंने नाम लिया कि शाहीन को हमें सोच समझ के खिलाना है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि पिछले 3 सालों में उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा बॉलिंग की है। और इसी तरह नसीम शाह के ऊपर भी उन्होंने यही बात की, तो उन्होंने उनका नाम लिया जब वर्कलोड की बात की। और आई गेस के यंगस्टर्स के लिए भी उनका पैगाम अच्छा था कि वो लंबी बारियां लें, लंबे स्कोर करें और सेंचुरियां करें, ताकि वो पूरे प्लेयर बने। और टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए, तो टेक्निक पे जरूर काम करें। हमारे यहाँ छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे एट टाइम्स हम टेक्निक को इग्नोर करते हैं। और आजकल जो पावर हिटिंग एक वो कह ले के एस्पेक्ट ऐसा है कि जिसके सारे दीवाने बने हुए हैं, लेकिन वो पावर हिटिंग करने से पहले अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर लें, ताकि उस बेस के ऊपर पावर हिटिंग करते हुए आपका रिस्क कम इन्वॉल्व हो। एग्जैक्टली तो फ्रूटफुल डिस्कशन रही है, अल्लाह करे उस पर इम्प्लीमेंट कर भी पाए। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप जो है वो सेफली ट्रैवल करें भट्ट साहब। अच्छा थोड़ी सी बात कर ली जाए हॉकी के वाले से। जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हॉकी टीम जो आज सेमीफाइनल अगेन था, वो हम शूटआउट्स पर आ गए। एक से फुल टाइम पे मैच जो है बराबर है, उसके बाद शूटआउट पर जिस तरह से। लेकिन आखिर में मुझे ऑफ कैम बताया कि जनाब इसके लिए भी एक अलग से कोच होता है, इसकी तो तैयारी नहीं कराई गई थी। 3 दिन पहले कोच जो जमान साहब उन्होंने ज्वाइन किया, तो क्या क्या करते थे कि इसके बारे में कि पहले से भी कोई कोच मौजूद नहीं था? देखिए हमजा, वो तो कोच था ही नहीं, हमारा तो जो है हेड कोच कोई नहीं था। 3 दिन पहले जो है हेड कोच रोलैंड ऑर्ट्समैन थे, वो अपनी टीम लेके चलते थे, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये कहता है कि उनके पास फंड्स की कमी है। तो फंड्स की कमी के बाद जो है वो जो कोच नहीं रख सके। रोलर ऑर्ट्समैन भी यही कहता था कि मुझसे जो है लंबा मुआहदा करें, लेकिन ये उस पोजीशन में नहीं थे। तो ऑब्वियसली लेकिन डिस्पाइट लॉस उन्होंने जो हारे हैं, पाकिस्तान के लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस तरह की परफॉर्मेंस स्पेशली इंडिया के खिलाफ अगर आप मैच देखें तो वो एक जो मिथ बनी हुई थी इंडियन टीम की कि ये सुपीरियर हैं, इनके लड़के बहुत तगड़े हैं, वो मिथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने तोड़ी है। और डिस्पाइट ऑल दी क्राइसिस और जो उनको सारा फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहे हैं, उनको जो स्पोर्ट के क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बावजूद उसको साइड पे रख के पाकिस्तान हॉकी टीम के लड़कों ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और वो परफॉर्मेंस उनकी नज़र आई है, क्योंकि हमने पिछले
पिछले काफ़ी साल 2 साल से हॉकी को फॉलो कर रहा हूँ मैं, हमेशा देखने में आया तीसरे या चौथे क्वार्टर में आके पाकिस्तान के लड़के, उनकी जो फिटीक होती थी वो जवाब दे जाती थी। इस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट हम देखने आया है, इवन अगर आप आज इस दफ़ा जो पेनल्टी शूट आउट्स भी देख लें, शूट आउट्स में भी लड़कों का जज्बा जो था वो वैसी था, उनकी फिटनेस में वाले से कोई सवाल नहीं कर सकता। हाँ, उनकी स्किल्स का या उनको कन्वर्ट कैसे करना है गोल में, वो सवाल लाजमी हो सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान के लड़कों ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक फुटेज चल रही है जिसमें ना मच्छरों ने हमला कर दिया चाइना में, और वो जनाब अभी ग्राउंड में आई है, तो वो जनाब उन पर मच्छरों का हमला और ये तमाम के तमाम, इसके लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए। और ये यहाँ पे मास्क पहन के भी जो है वो कोचेस दोनों टीमों, ठीक है जी, इस पर डिटेल्ड हम दोबारा से एक शो करेंगे प्रॉपर हॉकी के हवाले से, और जितनी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है उस पर भी रोशनी डालेंगे आज के शो से।